हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, जो उसका पहला पार्ट है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ 15 एसोसिएशन रीजंस हम लोग देखेंगे जो कि एमटीजी फिंगर टिप से लिए हुए हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस इफ़ यू आर टारगेटिंग नीट 2026। सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इसका असर्शन दिया है दैट इन अ जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर स्टेराइल एम्बियंस। असर्शन जो दिया है बिल्कुल सही है। जब भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस करते हैं, मतलब कोई भी रिकॉम्बिनेंट अगर हम बना रहे हैं, डीएनए के साथ अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, जीन्स के लेवल पर काम कर रहे हैं लैब के अंदर, तो पूरा इन्वायरमेंट जो होता है पूरा वहाँ पे अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए, स्टेराइल बना के रखना चाहिए ताकि अनवांटेड माइक्रोब या बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो जाए। असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया दैट स्टेराइल एम्बियंस इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अनडिजायरेबल माइक्रोब्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट। तो जो रीजन दिया है बिल्कुल सही है और ये असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर स्टेराइल एम्बियंस। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसका असर्शन दिया दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट विथ रिगार्ड टू बायोटेक्नोलॉजी। तो जो असर्शन दिया है बिल्कुल सही है। बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्ड में अगर हम बात करें तो वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें इंसुलिन बनाना है। इंसुलिन जब बनाते हैं हम लोग तो वहाँ पे प्लाज्मिड के अंदर इंसुलिन जीन को इंसर्ट करके ई कोलाई के अंदर उसको डाल दिया जाता है। एंड ई कोलाई क्योंकि एक बैक्टीरिया है, तो जब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो अपनी बहुत सारी कॉपीज को बनाएगा। एंड उन कॉपीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। और उन सब में इंसुलिन का जीन रहेगा एंड हम उसको आइसोलेट करके अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट विच इज इंसुलिन उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से फायदा ये हुआ कि अपनी बहुत सारी कॉपीज तो मिल गई एंड साथ में उन कॉपीज में से इंसुलिन भी मिल गया विदाउट एनी जेनेटिक वेरिएशन। उनमें जीन्स के लेवल पर इंसुलिन में कोई वेरिएशंस नहीं आई, वो हर जनरेशन वाइज जनरेशन सेम रही क्योंकि वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म किया गया। इसीलिए जो असर्शन है बिल्कुल सही है। रीजन दिया दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन। तो जो रीजन है बिल्कुल सही है और असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है विथ रिगार्ड टू बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखेगा। इंसुलिन का इंसुलिन हमें मिलेगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो वहाँ पे वेरिएशंस आ सकती हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ही आती हैं। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मोर इंपॉर्टेंस दी जाती है विथ रिगार्ड टू बायोटेक्नोलॉजी। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसका असर्शन दिया दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। तो जो असर्शन दिया है बिल्कुल सही है। पहले तो आप ये समझिए कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था। जब भी स्टार्टिंग के टाइम में जब हाइब्रिड्स बनाई जाती थी, फॉर एग्जांपल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है म्यूल्स का एग्जांपल। म्यूल्स में हम लोग किसका हाइब्रिड बनाते हैं, हॉर्स को एंड डोंकी को लेकर के उन दोनों में क्रॉस कराया जाता है, मेटिंग करा करके म्यूल्स को बनाया जाता है। उनकी जो प्रोजेनी होती है उन्हें म्यूल्स बोलते हैं। ऐसा क्यों कराया गया, क्योंकि हॉर्सेस के अंदर स्ट्रेंथ थी, काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर ताकत होती है एंड डोंकीज जो थे वो बहुत अच्छा काम कर सकता है एंड हार्श कंडीशंस को भी वो झेल सकता है। इसीलिए डोंकी एंड हॉर्स को कंबाइन करा गया ताकि उन्हें म्यूल मिले एंड म्यूल में ये सारी ताकतें प्रेजेंट हो। लेकिन वहाँ नुकसान क्या हुआ कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को ही यूज़ करा दिया गया मेटिंग कराने के लिए, जिसकी वजह से ये स्ट्रेंथ तो मिला ही लेकिन जो म्यूल बना वो स्टेराइल हो गया। मतलब ड्रॉबैक्स भी काफ़ी रहती थी ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, जिसके वजह से क्या होता था कि जो अनवांटेड हमारी जो अनवांटेड चीजें भी थी वो भी प्रोजेनी के अंदर आ जाती थी, जिसको ओवरकम कर दिया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या है कि एक पर्टिकुलर जो चीज आपको डिजायर्ड है एक ऑर्गेनिज्म से, उस जीन को आइसोलेट करके एंड दूसरे में जो आपको पसंद आ रहा है उसका जीन आइसोलेट करके, जीन को मिक्स करके उसकी बहुत सारी कॉपीज बना करके उसको यूज किया गया। तो वहां पे क्या हुआ ना कि आपको जो चीज चाहिए वही चीज आपको मिली एंड उससे अनडिजायर्ड चीजें नहीं आई प्रोजेनी के अंदर। तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग ने ओवरकम किया जो भी ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ड्रॉबैक्स थी। तो जो असर्शन है बिल्कुल सही है। रीजन दिया दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन क्रिएट डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंसेस टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। जो रीजन दिया है बिल्कुल सही है एंड ये असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि व्हाई जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या किया, एक डिजायर्ड डीएनए के सीक्वेंसेस को ही उसने बनाया
जो कि हमारे एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करती थी। तो रीज़न जो है बिल्कुल सही है एंड इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, इसका असर्शन दिया है दैट अ पीस ऑफ डीएनए इंसर्टेड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म जनरली डज नॉट रेप्लिकेट इफ नॉट इंसर्टेड इनटू अ क्रोमोसोम। तो जो असर्शन दिया अगर हम इसको सिंपली समझें तो जो पहला हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल बनाया गया था, वहाँ पे क्या बनाया था कि एक सिम्बायोसिस करने वाला ई कोलाई को कन्वर्ट कर दिया गया था ड्रग रेजिस्टेंट ई कोलाई को। कैसे? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो एक बैक्टीरिया था उसके प्लाज्मिड को यूज करके एंड एक ड्रग रेसिस्टेंट जीन को लिया गया, मतलब ऐसा जीन जो ड्रग से रेसिस्टेंट था, वो वाले जीन को आइसोलेट करके इस साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड में उसको ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया था एंड उस प्लाज्मिड जो था वो प्लाज्मिड को ई कोलाई के अंदर डाल दिया गया एंड ई कोलाई इसी प्लाज्मिड को अपने अंदर रख लिया एंड हर जनरेशन वाइज जनरेशन अपनी कॉपीज बनाई एंड वो अब सिम्बायोसिस की जगह ड्रग रेजिस्टेंट बन गया क्योंकि उसके अंदर वो ड्रग रेजिस्टेंट वाला जीन आ चुका है। तो हमने बेसिकली किया क्या, उस प्लाज्मिड के अंदर अपने रिक्वायर्ड जो हमारा जीन था ड्रग रेजिस्टेंट जीन उसको इंसर्ट कराया, तब जा करके वो ई कोलाई के अंदर गया एंड ट्रांसफॉर्मेशन हुई और वो फिर अपनी कॉपीज बनाया। लेकिन ये चीज़ नहीं होती अगर हम अपने डिजायर्ड जीन विच इज ड्रग रेजिस्टेंट जीन उसको अगर हमने प्लाज्मिड के अंदर नहीं जोड़ करके उसको रिकॉम्बिनेंट वैसा नहीं बनाया होता, तो वो ई कोलाई जो है उसको अपना उसको समझता ही नहीं एंड वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता एंड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाती। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जो हमारा प्लाज्मिड है उसके साथ में जो हमारा रेजिस्टेंट जीन है वो जुड़ जाए, रिकॉम्बिनेंट बन जाए एंड तब वो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, ई कोलाई उसको एक्सेप्ट करेगा एंड बहुत सारी रेप्लिकेशन करके कॉपीज को बनाएगा। तो वही असर्शन में दिया है कि अगर कोई पीस ऑफ डीएनए है, फॉर एग्जांपल वही ड्रग रेजिस्टेंट वाला जीन है, कोई भी पीस ऑफ डीएनए को ही जीन बोलते हैं एंड वही जीन जो है उसको जब तक हम लोग इंसर्ट नहीं करेंगे क्रोमोसोम बेसिकली प्लाज्मिड जो हमारा वेक्टर है उसके अंदर इंसर्ट नहीं करेंगे तो वो रेप्लिकेट नहीं करेगा एलियन ऑर्गेनिज्म विच इज आवर ई कोलाई के अंदर। बिल्कुल असर्शन सही है। रीजन दिया दैट क्रोमोसोम्स हैव स्पेसिफिक सीक्वेंसेस कॉल्ड ORI रीजन वेयर डीएनए रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड। तो जो रीज़न दिया है बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम्स के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है ORI रीजन जिसको बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला एरिया। वहाँ पर डीएनए के कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसको ORI बोलते हैं। तो रीज़न सही है एंड असर्शन है बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों अलग स्टेटमेंट है, रिलेट नहीं कर रहा है एक दूसरे को, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसका असर्शन दिया था जेनेटिक इंजीनियरिंग रिक्वायर्स बोथ न्यूक्लियेजेस एंड लाइगेजेस। तो न्यूक्लियेजेस क्या करते हैं, न्यूक्लियेजेस कट करने का काम करते हैं एंड लाइगेजेस क्या करते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। तो पूरा बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग करते तो यही है ना, डिजायर जीन को कट करेंगे एंड उसको वेक्टर के अंदर प्लाज्मिड के अंदर चिपकाने के लिए लाइगेजेस को यूज करेंगे। तो कट करना है तो न्यूक्लियेजेस एंड जोड़ना है तो लाइगेजेस। दिस इज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी जिसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं। तो असर्शन जो है बिल्कुल सही है। रीजन दिया दैट लाइगेजेस प्रोड्यूस द निक इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। रीजन जो है बिल्कुल गलत है। लाइगेजेस निक नहीं प्रोड्यूस करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर। निक मतलब कि छेद हो गया, होल हो गया या फिर कट हो गया, वो लाइगेजेस का काम नहीं है। लाइगेजेस तो बल्कि जोड़ने का काम करते हैं। ये वाला जो निक प्रोड्यूस करना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर, ये काम न्यूक्लियेजेस का होता है। तो असर्शन सही है बट रीजन इज फॉल्स, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इस असर्शन दिया है दैट अ बैक्टीरियल सेल विथ नो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स विल बी इजीली इन्फेक्टेड एनालाइज्ड बाय बैक्टीरियोफेजेस। तो बैक्टीरियोफेजेस वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया में डिजीज को कॉज करता है। तो कोई बैक्टीरिया है जिसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो कट करने का काम करते हैं डीएनए को, या फिर कोई भी फॉरेन डीएनए आता है तो उसको कट करने का काम करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर इस वायरस ने, जो कि बैक्टीरियोफाज है, अगर ये इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को तो ये उस पर टच करेगा एंड उसका जो वायरल डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। एंड क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एक वायरल फॉरेन डीएनए आया है तो जो बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं तो वो उसके डीएनए को कट कर देगा एंड जिसकी वजह से जो वायरस का डीएनए था वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। एंड साथ में ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो खुद बैक्टीरिया के अंदर के डीएनए को कट नहीं करेगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो अपने तरफ मिथाइल ग्रुप्स को लगा लेता है, जिसके वजह से ये मिथाइलेशन होने के वजह से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो समझ जाता है कि ये मेरा खुद का डीएनए, मुझे इसको कट नहीं करना है। लेकिन वही वायरल डीएनए आता है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको
कट कर देता है, जिसकी वजह से डिजीज नहीं होती है। वही असर्शन में दिया है कि अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ही नहीं तो वो आसानी से उस वायरस के वायरल डीएनए की वजह से वो इन्फेक्शन को कॉज कर जाएगा। तो बिल्कुल असर्शन सही है। रीजन दिया दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैटालाइज सिंथेसिस ऑफ प्रोटेक्टिव कोट अराउंड बैक्टीरियल सेल दैट प्रिवेंट्स बैक्टीरियोफाज अटैक। तो ये जो रीजन दिया है बिल्कुल गलत है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस बैक्टीरिया के अराउंड कोई ऐसा कोट नहीं बनाता है, जबकि बस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वायरल डीएनए को कट करने का काम करता है। इसलिए रीजन जो है वो गलत है। असर्शन सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इसका असर्शन दिया दैट हिंद 2 रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 5 बेस पेयर्स। तो जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनाया गया था वो था हिंद 2 की जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं वो होती हैं GTTAAC 5 to 3 में, एंड 3 to 5 जाए तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है CAATTG। तो ये वाला था, एंड इसमें आप आराम से देख सकते हो यहाँ 6 बेस पेयर्स हैं। यहाँ पे असर्शन में 5 बेस पेयर्स लिखा है, इसलिए असर्शन गलत है। रीजन दिया दैट हिंद 2 इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यही मैंने आपको असर्शन बताते वक्त बताया था। तो जो रीजन दिया बिल्कुल सही है। हिंद 2 वॉज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसको आइसोलेट किया गया। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि असर्शन यहाँ पे फॉल्स है एंड रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसका असर्शन दिया दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो पिछले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा कि जो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था विच इज हिंद 2, उसमें कुछ ऐसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती हैं। जो सीक्वेंस था यहाँ पे GTTAAC, ये सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है कि अगर हम 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ें तो भी वो सेम सीक्वेंस आएंगे, एंड अगर आप दूसरे स्ट्रैंड में 5 to 3 पढ़ोगे तो भी आपको वही सीक्वेंस मिलेगा। सो इफ द ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम इन बोथ द स्ट्रैंड, तो आपकी जो सीक्वेंसेस हैं वो बिल्कुल सेम आएंगी, एंड इसी को हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बोलते हैं। जैसे कि ये मलयालम है, आप इधर से भी पढ़ोगे तो मलयालम का स्पेलिंग एकदम सेम है, एंड इधर से भी आप पढ़ोगे तो सेम लेटर्स आपको मलयालम देखने को मिलेगा। तो इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बोलते हैं। असर्शन जो है बिल्कुल सही है। रीजन दिया दैट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस रीड सेम इन बोथ डायरेक्शन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स। बिल्कुल रीजन सही है। सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्यों रिकॉग्नाइज करती हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो इसका असर्शन दिया है दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो ये वाला जो एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है इको R1 का है। 5 to 3 रीडिंग इसका होता है GAATTC, एंड उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंटरी इसका अपोजिट 3 to 5 में होगा CTTAAG। अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है G और A के बीच में, फर्स्ट स्ट्रैंड में G और A के बीच में कट लगाएगा, एंड दूसरे वाले स्ट्रैंड में भी G और A के बीच में कट लगाएगा। एंड क्योंकि ये जो बेसेस हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की बेसेस जो हैं वो एकदम एक दूसरे के अपोजिट है, कॉम्प्लीमेंटरी है, इसलिए जैसे ही कट लगता है ना तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू और पास आ जाते हैं, मतलब कि वापस से स्टिक हो जाते हैं, इसीलिए इसको स्टिकी एंड्स भी बोलते हैं। यहाँ पे डीएनए लाइगेज जो है वो काम करके, एक्ट करके इसके ऊपर वो इनको हाइड्रोजन बॉन्ड्स में बना करके उसको स्टिक कर देगा। तो इन एंड्स को जो G और A के बीच में कट हुए उनको स्टिकी एंड्स बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन करके वो स्टिक हो जाएंगे वापस से। सो जो असर्शन दिया है बिल्कुल सही है। रीजन दिया दैट स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। तो ये जो स्टिकीनेस हुआ उससे फायदा किसको हुआ? डीएनए लाइगेज को फायदा होता है कि वो आसानी से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना करके इनको वापस से स्टिक कर सकता है। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज लिखा है कि ये डीएनए पॉलीमरेज के एक्शन को फैसिलिटेट कर देता है, जो कि गलत है। तो असर्शन सही है, लेकिन रीजन इज फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसका असर्शन दिया था डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो हमें पता है कि जो डीएनए होता है, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं, इसलिए डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, एंड जो एनोड होती है वो पॉजिटिव साइड होती है इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो जो हमारा डीएनए है विच इज नेगेटिवली चार्ज, वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द एनोड, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर, इसलिए ये एनोड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब दिया जाता है तो उसके तरफ मूव कर रहा होता है।
असर्शन जो है बिल्कुल सही है। रीजन दिया है दैट स्मॉलर द डीएनए फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। तो जो रीजन दिया है बिल्कुल सही है, जितना छोटा डीएनए का फ्रेगमेंट होगा वो उतना ज़्यादा दूर तक जाएगा, एंड जो जितना बड़ा फ्रेगमेंट होता है डीएनए का वो उतना कम दूर तक जा पाता है। जैसे अगर हम लोग रेस में भी वो एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई मोटा आदमी है तो वो ज़्यादा जल्दी नहीं भाग पाएगा, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, बट वही अगर पतला कोई आदमी है तो वो तेज़ भागेगा एंड दूर तक जाएगा। वैसे ही सेम, स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज ऑफ फादर इट मूव्स, एंड जितना लार्ज होगा डीएनए का फ्रेगमेंट साइज वो उतना कम आगे मूव करेगा। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट रिलेट नहीं कर रहा है एक दूसरे को, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसका असर्शन दिया है दैट ई कोलाई हैविंग PBr322 विद डीएनए इंसर्ट एट BAM H1 साइट कैन नॉट ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो असर्शन बेसिकली कह क्या रहा है, अगर किसी ई कोलाई के अंदर हमने इस प्लाज्मिड वेक्टर जो है PBr322 इसको उसके अंदर हमने ई कोलाई के अंदर डाल दिया है, एंड इस जो वेक्टर है इसके BAM H1 साइट पे जो रिकॉग्निशन साइट है यहाँ पे हमने एक पीस ऑफ डीएनए को इंसर्ट कर दिया है। तो जब हमने यहाँ पे इंसर्ट कराया तो ये जो ई कोलाई है अब टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में अगर इसको डालेंगे तो वहाँ पे ये ग्रो शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये रीजन में दिया है दैट रिकॉग्निशन साइट फॉर BAM H1 इज प्रेजेंट इन टेट्रासाइक्लिन रीजन ऑफ PBr322। तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि हमने BAM H1 साइट में उसे फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कराया है, वो टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में आ रहा है, एंड क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाला जो रीजन है वो इनिशियली क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है ये, मतलब कि अगर हम इसको किसी टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में रखेंगे तो ये सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंट था। लेकिन क्योंकि हमने यहीं पर BAM H1 साइट के अंदर उस फॉरेन डीएनए एजेंट को लगा दिया है, तो जो पहले टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट दिखा रहा था ये लगाने की वजह से अब रेसिस्टेंट को शो नहीं कर पाएगा। तो अब जब हम इसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम के अंदर रखेंगे तो ये वहाँ पे ग्रोथ शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक पीस ऑफ डीएनए को इंसर्ट कर दिया है। तो वही असर्शन और रीजन दोनों में एक्सप्लेन किया हुआ है, असर्शन रीजन दोनों से है, एंड रीजन जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसका असर्शन दिया दैट स्पेशल मेथड्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। तो हम लोग इतनी सारी चीज़ें तो पढ़ ली कि हमने वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया, मतलब कि उस वेक्टर के अंदर डीएनए, फॉरेन डीएनए को, उस जीन के टुकड़े को इंसर्ट कराया, एंड फिर उसको हम लोग होस्ट के अंदर, जो ज़्यादातर हमारे लिए क्या था, ई कोलाई था, उसके अंदर हम लोग डाल देते थे। पर ये इतना आसान नहीं है, उस डीएनए को उस बैक्टीरिया के अंदर डालने के लिए बहुत सारी स्पेशल मेथड्स लगाई जाती हैं। क्यों लगाई जाती हैं, क्योंकि जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है, और क्योंकि डीएनए जो होता है हाइड्रोफिलिक नेचर में होता है, मतलब कि पानी से अट्रैक्शन शो करता है क्योंकि उसके अंदर चार्जेस प्रेजेंट होता है। तो डीएनए तो हाइड्रोफिलिक है, लेकिन जो बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन होगा जिसके अंदर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करानी है वो हाइड्रोफोबिक होगा, क्योंकि ऊपर लिपिड की मेम्ब्रेन होती है। अब ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो कि हमारा डीएनए है एंड लिपिड का मेम्ब्रेन जो कि हाइड्रोफोबिक है, ये आसानी से उसको एंटर करने नहीं देता है, इसलिए स्पेशल मेथड्स लगानी पड़ती है, जैसे कि हीट शॉक मेथड हो गया, वहाँ पे कैल्शियम आयंस के हेल्प से उस मेम्ब्रेन के अंदर डाला जाता है। और भी एग्जांपल्स होते हैं स्पेशल मेथड्स के, जैसे माइक्रो इंजेक्शन हो गया या बायोलिस्टिक जीन गन हो गए। ये सारे स्पेशल मेथड्स के अंदर आते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में यूज किया जाता है। बिल्कुल असर्शन सही है। रीजन दिया था डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, रीजन बिल्कुल सही है, डीएनए जो होता है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, एंड इसी नेचर की वजह से ये जो है इनकॉर्पोरेशन नहीं हो पाता है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट के अंदर, एंड जिसकी वजह से हमें स्पेशल मेथड्स लगानी पड़ती हैं। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, एंड रीजन जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसका असर्शन दिया है दैट यूज ऑफ काइटिनेज एंजाइम इज नेसेसरी फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम ईस्ट सेल्स बट नॉट इन केस ऑफ स्पाइरोगैरा। तो असर्शन यही कह रहा है कि काइटिनेज एंजाइम जो होता है वो नेसेसरी होता है अगर हमें ईस्ट सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट डीएनए है उसको आइसोलेट करना है। तो जो ये ईस्ट है ये फंगस है, एंड फंगस के सेल में काइटिन प्रेजेंट है, तो काइटिन को तोड़ने के लिए हमें काइटिनेज एंजाइम को यूज करना पड़ेगा, एंड तभी हम ईस्ट के सेल के अंदर प्रेजेंट डीएनए को आइसोलेट कर पाएंगे। तो यूज ऑफ काइटिनेज एंजाइम जो है वो हमारे लिए नेसेसरी है कि ईस्ट सेल्स के अंदर को डीएनए को निकाल सके, लेकिन काइटिनेज का एंजाइम हम लोग स्पाइरोगायरा के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, सिंपल है इसका आंसर, क्योंकि स्पाइरोगायरा फंगस नहीं, स्पाइरोगायरा जो है वो एल्गी है, एंड एल्गी के सेल में सेलुलोज प्रेजेंट
प्रेजेंट होता है जो कि सेलुलेज वाले एंजाइम से कट होगा, तोड़ा जाएगा, ना कि काइटिन एंजाइम से। तो काइटिनेज वाला जो एंजाइम है वो स्पाइरो वगैरह के लिए यूजफुल नहीं है। तो असर्शन जो है बिल्कुल सही है। रीजन दिया दैट फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो फंगल का जो सेल वॉल है जो कि ईस्ट है वो काइटिन से बना हुआ है, इसलिए हमें काइटिनेज एंजाइम जो है नेसेसरी होता है आइसोलेशन के लिए ईस्ट सेल्स में। तो बिल्कुल रीजन जो है ये भी सही है एंड असर्शन को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों काइटिनेज एंजाइम नेसेसरी है फॉर द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम ईस्ट सेल। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। Our last second question, question number 14, इसका assertion दिया that repeated amplification is achieved by the use of thermostable Taq polymerase। तो ये जो assertion दिया बिल्कुल सही है। जब भी हमको DNA का बहुत ज़्यादा कॉपीज बनाना है, मतलब DNA का एम्पलीफिकेशन करना है, रिपीटेड एम्पलीफिकेशन करना है, तो हम लोग PCR टेक्निक को यूज़ करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वहाँ पर बहुत हाई डिग्री सेल्सियस पर हम लोग DNA को ट्रीट करते हैं, जिसके लिए डीएनए पॉलीमरेज एक इम्पॉर्टेंट इंजाइम होता है जो कि होता है टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है एंड ये वाला जो बैक्टीरिया है ये हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है। इसीलिए इस एम्पलीफिकेशन कराने वाले प्रोसेस में जहाँ पीसीआर है वहाँ पर इस टैक पॉलीमरेज को विच इज थर्मोस्टेबल इसको यूज किया जाता है। बिल्कुल असर्शन सही है। रीजन दिया है टैक पॉलीमरेज रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। तो रीजन बिल्कुल सही और असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों रिपीटेड एम्पलीफिकेशन में थर्मोस्टेबल टैग पॉलीमरेज को यूज किया जाता है। बिकॉज टैग पॉलीमरेज जो है वो एक्टिव रह सकते हैं इवन एट हाई टेम्परेचर। तो असर्शन रीजन बोथ ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इजिली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसका असर्शन दिया था डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इज जनरली कंसिडर्ड मोर डिफिकल्ट एंड कॉस्टलियर। बिल्कुल जो असर्शन दिया है बिल्कुल सही है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है, हमने वहाँ तक पढ़ा ना, लास्ट स्टेप जो होता है जहाँ पे बहुत सारी कॉपीज हमारे डिजायर प्रोडक्ट की है वो बन चुकी है, अब उसको आइसोलेट करना है, सेपरेट करना है, प्यूरिफाई करके वो पर्टिकुलर जो कि मान लेते हैं इंसुलिन है तो उसको सेपरेट करना है एंड प्यूरिफाई करना है कि वो अब यूज़ किया जा सकता है मार्केट में। तो ये सारी जो प्रोसेस आती है उसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में इंक्लूड किया जाता है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा ये हो जाता है एंड डिफ़िकल्ट भी होता है उसको आइसोलेट करना, प्यूरिफाई करना एंड मार्केट लेवल पर उसको सेल करना। इसलिए डिफ़िकल्ट है एंड इसके साथ में कॉस्टलियर भी होता है। असर्शन सही है। रीज़न दिया था द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है इसमें हम लोग कौन सा प्रोसेस इंक्लूड करता है, सेपरेट करना एंड प्यूरिफाई करना उस प्रोडक्ट को। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन है तो उसको सेपरेट करना एंड प्यूरिफाई करना, ये प्रोसेस इंक्लूड होता है। तो ये जो रीजन दिया है ये सही है एंड असर्शन इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के ही बारे में बात कर रहा है बट अलग अलग स्टेटमेंट है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। सो फाइनली हियर वी कंप्लीट दिस इंटायर वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।